हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 26 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, व्हाट हैपन, हुआ क्या, इंडिया में एक एक्ट है। इंडिया में एक एक्ट है दैट इज नोन एज कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। ओके, द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि वो किसी भी इशू के ऊपर कमीशन बिठा सकते हैं और उस पर इंक्वायरी करवा सकते हैं। सो व्हाट हैपन, जब पैगासस स्पाईवेयर वाला जब इशू हुआ था, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि अंडर दिस एक्ट हम लोग पैगासस स्पाईवेयर वाले इशू को इंक्वायरी करवाएंगे। तो एक कमीशन बनी थी। ओके, एक कमीशन बनी थी जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी टू लुक इनटू द इशू ऑफ पेगासस स्पाईवेयर। ओके, पेगासस स्पाईवेयर जो स्नूपिंग वाला केस था उसमें इसी चीज को लेकर, अच्छा अब हुआ क्या, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अब हम इससे फाइनल डिसीजन देंगे, हम इस पे सारी चीजें करने वाले हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला कि भैया जो बंगाल ने सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग कमीशन सेटअप करी है ना, उसको अभी रोक के रखो, है ना, उसको भी रोक के रखो। रीजन बीइंग, क्योंकि जब हम डिसीजन देंगे पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर तो वो पैन इंडिया डिसीजन होगा, पैन इंडिया एप्लीकेबल होगा, मतलब सारे इंडियन टेरिटरीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो डिसीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। तो इसी के चलते हमारा डिसीजन और वेस्ट बंगाल कमीशन का जो रिपोर्ट है वो डिफरेंट ना आए, इसीलिए अभी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि भैया जो स्नूपिंग वाला जो केस, स्नूपिंग वाले केस में जो आपने कमीशन बनाई थी अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, उसको भी आप रोक के रखिए, उसको आप थोड़ा सा रोक के रखो। जब डिसीजन आ जाए और डिसीजन से आप खुश ना हो तो आप कमीशन बैठा सकते हैं। मूविंग फर्दर, सो राकेश अस्थाना। अच्छा, राकेश अस्थाना की हम बात करें तो ये बहुत फेमस हुए थे अभी रिसेंटली, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बने थे। लेकिन उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ था। गवर्नमेंट ने बोला था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि उन्होंने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को फॉलो नहीं किया फॉर द इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द दिल्ली कमिश्नर, मतलब इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द राकेश अस्थाना एज अ दिल्ली कमिश्नर। रीजन बीइंग, क्योंकि राकेश अस्थाना का जो रिटायरमेंट था वो 3 या 4 महीने में होने वाला था, और प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि आप किसी पर्सन को पुलिस कमिश्नर नहीं बना सकते जिसका रिटायरमेंट एज, जिसका रिटायरमेंट सिर्फ 2 या 3 महीनों में है ना। और प्रकाश और राकेश अस्थाना का रिटायरमेंट होने वाला था। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है कि भैया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया हुआ है, और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भैया दिल्ली हाई कोर्ट को कि आपको हम 2 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, 2 हफ्ते के टाइम में आप अस्थाना, राकेश अस्थाना वाला जो इशू है, जो पिटीशन फाइल हुई है, उस पिटीशन को आप चेक करें, उस पिटीशन को आप देखें। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले क्या किया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन, है ना, एक्स्ट्रा डोजेस, याद रखना एक्स्ट्रा दिए हैं ये, 2 करोड़ एक्स्ट्रा डोजेस उन्होंने स्टेट्स को डिलीवर कर दिया, स्टेट्स को डिलीवर कर दिया। रीजन क्या है, रीजन ये है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जब हम स्कूल को खोल सकें इसके लिए आप स्कूल स्टाफ को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीनेट करिए, है ना। बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर, आप जितनी भी टीचर्स हैं सारे टीचर्स को इन दी स्टेट वैक्सीनेट करिए, कम से कम एक डोज तो लगाइए, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों, जिससे हम स्कूल्स को खोल सकें और बच्चे भी स्कूल्स में आ सके, इसीलिए। मूविंग फर्दर, सो कोलिजियम सिस्टम ने तो 9 जजेस की जो लिस्ट थी वो प्रेसिडेंट को भेज दी थी, और प्रेसिडेंट जो है ना वो कंसल्ट करता है गवर्नमेंट के साथ, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कल 9 जजेस का जो नेम भेजा था, तुम्हारा कोलिजियम सिस्टम ने, उनको गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया। उन्हें गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, आप 9 जजेस, हमें कोई दिक्कत नहीं है और ना ही हमें कोई इशू है, तो आप 9 जजेस को आप ओथ दिला सकते हैं, ये उन्होंने प्रेसिडेंट को बोल दिया है। अब 9 जजेस में देखा जाए तो जस्टिस बी आर नंगराथन, तो जस्टिस बी वी नंगराथन, तो बी वी नंगराथन जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी जज थी, वो हो सकता है बाय दी अप्रैल 2027 वो फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, अगर उनका रिमूवल नहीं होता है या वो रिजाइन नहीं करती हैं तो तब। अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज,
सो व्हाट हैपेंड, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि देखो, अगर किसी कपल को रजिस्ट्रेशन के लिए आना है तो रजिस्ट्रेशन शुड बी फिजिकल प्रेजेंस में होना चाहिए। फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है। अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हो तो भैया फिजिकल प्रेजेंस मैंडेटरी है दोनों के लिए, है ना, कपल्स के लिए है, दोनों दोनों जो लोग हैं ना, दोनों पार्टीज हैं, उन दोनों को फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू आप मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। फोटो क्लिक होती है, वो प्रूफ होता है कि आपने शादी करी है। तो इसलिए फिजिकल प्रेजेंस इज मैंडेटरी फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया है टू दी दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोल दिया है टू द दिल्ली हाई कोर्ट। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, ओके, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो ऑन द नॉर्थ ईस्ट स्पेस, सो नॉर्थ ईस्ट स्पेस की बात करें तो यूपी में अभी अभी बहुत ज्यादा सीजन चल रहा है सिटी के नाम चेंज करने का, सिटी, ग्राम पंचायत, इन सब चीजों का नाम चेंज करने का, और स्पेशली मुस्लिम नेम से उसको हिंदू नेम में कन्वर्ट किया जा रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो व्हाट हैपन, सो अगर हम बात करें तो एक ग्राम पंचायत है, उन्नाव में ग्राम पंचायत है जिसका नाम मियागंज है। सो मियागंज का प्रपोजल दिया है कि मियागंज का नाम चेंज करके मायागंज कर देना चाहिए, है ना, ये प्रपोजल डाला गया है। लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द सदर्न पेज में सिर्फ आज हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो दैट इज अबाउट के औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिटेल्स मांगी है कि आप हमें ये बताओ कि कौन कौन अफगान रिटर्नीज हैं और औरंगाबाद में आए हैं, तो जिसके चलते हम उनको पोलियो वैक्सीन दे सकें। अच्छा, गवर्नमेंट डिसीजन लिया था, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो भी अफगान रिटर्नीज है ना, उनको पोलियो वैक्सीन दिया जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया इज अ पोलियो फ्री नेशन बट अफगानिस्तान इज नॉट। तो हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान से पोलियो वायरस फिर से आ जाए, तो इसीलिए हम पोलियो वैक्सीन देना चाहते हैं उन लोगों को जो अफगानिस्तान से रिटर्न होकर आए हैं। सो ये औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसीजन लिया है। मूविंग फर्दर, सो या सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द इनकम एंड कोटास, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट द हेल्पिंग एंड हैंडलिंग जस्टिस, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल जो अपन डिस्कस करेंगे, इट्स अ टाइम फॉर इंडस्ट्री 4.0, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इनकम एंड कोटा। सो व्हाट हैपेंड, देखो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि भैया इकोनॉमिक क्राइटेरिया अकेला क्राइटेरिया नहीं है, इट्स नॉट द अलोन क्राइटेरिया जिससे आप क्लासिफाई कर पाओ कि भैया ये बैकवर्ड क्लास का जो मेंबर है ये क्रीमी लेयर के एम्बिट में आता है, जिसके चलते वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकता, है ना। और हम बात करें, एक समय था जब बैकवर्डनेस को हम डिसाइड करते थे किस बेसिस पर, सोशली एंड एजुकेशनली एडवांसमेंट बेसिस पर, कि वो कितना सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते थे कि वो बैकवर्ड है कि नहीं है। और हम बात करें, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट 1992 में आया था बाय द केस, इन द केस ऑफ इंदिरा सहाने वर्सेस ऑफ इंडिया। उसमें बोला गया था कि भैया, अच्छा पहले बैकवर्डनेस किस पे डिसाइड होती थी, सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंदिरा सहानी वाले जजमेंट में आया, जिसमें मतलब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी जोड़ा गया। उसमें बोला गया था कि भैया कि हम सोशल बैकवर्डनेस को हम मैचअप कर सकते हैं विद दी तुम्हारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ये सिंपल सी बात बोली गई थी कि अगर किसी पर्सन की इनकम, एनुअल इनकम अगर इस क्राइटेरिया को टच कर देती है तो भैया उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, तो सोशल स्टेटस अच्छा हो सकता है और एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा, अच्छा ही होगा। तो इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, और इसी के चलते फिर यूनियन गवर्नमेंट ने क्रीमी लेयर को लेकर वो रूल्स भी बना दिए कि भैया अगर किसी ओबीसी की इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो भैया उसको क्रीमी लेयर के एम्बिट में रखा जाएगा, है ना, उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एससी और एसटी पे क्रीमी लेयर का क्वेश्चन नहीं उठा, क्वेश्चन उठा था एससी और एसटी पे, लेकिन वो उस चीज को स्टक डाउन कर दिया। उस चीज को बोला गया कि एससी और एसटी का हम बैकवर्डनेस, हम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे जज नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोशल बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे जज कर सकते हैं, ओबीसी का हम जज कर सकते हैं। ओके, और एक बात और बोली है, एक बात और बोली इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में, दैट इज अबाउट के
ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया? द थिंग इज, होता क्या है कि देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट दी बैकवर्डनेस, है ना, तो बैकवर्डनेस को, बैकवर्ड लोगों को, जैसे मान के चलते हैं ये बैकवर्ड लोग हैं, इन बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना है, ठीक है। अब मान के चलो, अब बैकवर्ड में भी बहुत सारे लोग बैकवर्ड होते हैं, तो कौन ज्यादा एलिजिबल है? ये लोग ज्यादा एलिजिबल है जो कम बैकवर्ड है, या फिर ये ज्यादा लेवल जो ज्यादा बैकवर्ड है? सो those communities or those people, those persons who are more backward in the backward community, उन वो ज्यादा एलिजिबल है टू हैव द रिजर्वेशन, टू हैव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन एज कंपैरिजन टू दीज पीपल। इसी के चलते क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया था कि भैया इन दोनों को हम इक्वल ना समझ लें, क्योंकि भाई देखो, मान के चलो, अगर ये और ये अगर इक्वल हो गए तो ये तो इनइक्वालिटी दिखाता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ही नहीं। क्योंकि इसका एनी डे इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो इसका सोशल स्टेटस भी अच्छा होगा, एजुकेशनल स्टेटस भी अच्छा होगा। बट इस पर्सन का जब इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो एजुकेशनल सोशल स्टेटस भी अच्छा नहीं होने वाला। इसी के चलते क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया था कि हम बैकवर्ड में भी बैकवर्डनेस देखें, और वो जो ज्यादा एलिजिबल हैं रिजर्वेशन के लिए, हम उनको रिजर्वेशन दे सकें। ओके, सो दिस द फर्स्ट। और इसमें एक चीज और बात बोली गई कि इंदिरा साहनी में बोला जरूर गया था कि 50% का कैप है, लेकिन उसके बाद उस कैप को ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद भी ब्रीच किया जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया था बाय दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में बात करी जाए तो, अच्छा, ये केस अराइज कैसे हुआ? ये केस अराइज हुआ क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था 2016 में। उसमें बोला था कि जो भी बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसकी एनुअल इनकम 6 लाख के ऊपर है, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आएगा। तो मतलब सिर्फ 6 लाख सोल क्राइटेरिया रखा गया था टू आइडेंटिफाई दैट अ फैमिली बिलोंग्स टू द क्रीमी लेयर और नॉट। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, नोटिफिकेशन को स्टक डाउन कर दिया, और बोला गया इट्स अगेंस्ट दी इंदिरा साहनी जजमेंट। ओके, चलो, मूविंग फर्दर। सो जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, इट्स अबाउट द हेल्पिंग एंड हिंडरिंग जस्टिस। सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले जो, अच्छा, ये जो ऑथर है ना, बीएन श्री कृष्णा, तो बीएन श्री कृष्णा इज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। उन्होंने उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि जून में सुप्रीम कोर्ट के पास एक इशू गया था, और इशू गया था इट्स अबाउट दी कोविन पोर्टल के थ्रू। कोविन पोर्टल से रिलेटेड। अब कोविन पोर्टल क्या है? सो कोविन पोर्टल इट्स अबाउट कि आप जहां पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हो। उसपे वो इशू जो था, उसपे इशू ये था कि देखा जाए तो कोविन पोर्टल के थ्रू ही आप पब्लिक को या पीपल को वैक्सीन डिलीवर कर पाओगे, मतलब वैक्सीनेशन वैक्सीनेट कर पाओगे कोविन पोर्टल के थ्रू, जो कि डिजिटल पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। लेकिन उसमें बताया गया कि इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में डिजिटल लिटरेसी एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है, कम है। डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट है। मान के चलो, मुझे डिजिटल लिटरेसी तो है, मुझे पता है कि गूगल कैसे चलाते हैं, गूगल पर सर्च कैसे करते हैं, बट आई डोंट हैव एनी आपका uh, कोई मेरे पास सिस्टम ही नहीं है जिससे मैं डिजिटल यूज कर सकूं। मतलब मुझे पता तो है, बट मुझे मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, तो डिजिटल पेनिट्रेशन ही कम है। फिर उसके बाद बताया कि सीरियस इशू ऑफ बैंडविड्थ एंड कनेक्टिविटी, कि भैया कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, बहुत सारी जगह बैंडविड्थ नहीं है। और दिक्कत वहां पर आती है जहां पर रिमोट रीजन है, जैसे ट्राइबल एरियाज हो गए, वहां पर सबसे दिक्कत आती है, रूरल एरियाज हो गए, वहां सबसे दिक्कत आती है। और हमें सबको वैक्सीनेटेड करना है, एवरी ह्यूमन बीइंग को वैक्सीनेट करना है, सबको बेनिफिट देना है वैक्सीनेशन का। तो जिसके चलते देखा गया कि कोविन पोर्टल जो है वो थोड़ा सा अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में डिस्क्रिमिनेट तो कर रहा है। जहां रूरल एरियाज, जहां थोड़ा रिमोट एरियाज हैं, इन एक्सेसिबल रीजन्स हैं, वहां पर तो कोई कोविन पोर्टल के थ्रू तो वैक्सीनेशन, अच्छा, वहां के लोगों को कोविड-19 का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, वैक्सीनेशन का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। इसी के चलते फिर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि ठीक है, हम लार्ज पॉपुलेशन को कवर करने के लिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एक्सक्लूड हो रही है बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन, इस चीज को गवर्नमेंट ने बोला कि हम कोविन रजिस्ट्रेशन, अब कोई मैंडेटरी नहीं है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। आप विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन ऑन द कोविन पोर्टल आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो, है ना। तो कोविन पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत अब नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत पहले बोल दिया था बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स की वजह से। अब इसी चीज का, अच्छा, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेसिकली उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में डाला। उन्होंने बताया कि भैया कोर्ट में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि कोविन वाला सिस्टम था ना कि वैक्सीनेशन सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसे ही जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है
क्योंकि अगर हम रिसेंटली बात करें तो बिकॉज ऑफ द चैलेंज ऑफ द कोविड 19 पैंडमिक, हमें टेक्नोलॉजी पे हमें टेक्नोलॉजी पे हमें रहना पड़ा, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग हो नहीं सकती थी, कोर्ट्स खुले नहीं थे, और जस्टिस डिलीवर करना हमारा सबसे ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट था, है ना। जस्टिस डिलीवरी करना, जैसे वैक्सीनेशन देना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही लोगों को जस्टिस देना भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते इन द वेक ऑफ पैंडमिक कोर्ट ने क्या किया, फैसिलिटीज प्रोवाइड करी अबाउट द ई फाइलिंग को लेकर, कि आप ई फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फिर मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, द सिस्टम ऑफ ई फाइलिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड रेफरेंसिंग। तो एक नया सिस्टम, एक और नया इनोवेशन इंक्लूड हो गया मई 2020 में, बिकॉज ऑफ दी कि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो देखा जाए तो ये सिस्टम आया क्यों, बिकॉज टू मेक दी कोड डिलीवरी सर्विसेज एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल फॉर एवरी यूजर्स। लेकिन अगर हम बात करें तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन में आया, है ना। ये टेक्नोलॉजी जो आई, ये इमरजेंसी सिचुएशन में आई। अगर पैंडेमिक नहीं आता तो शायद हम ई फाइलिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो होता ही नहीं। बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हमें ये चीज लानी पड़ी जुडिशरी में, है ना, टेक्नोलॉजी हमें लानी पड़ी। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी है। अगर हम देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे केसेस जो है ना बैकलॉग्स में पड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे केसेस अभी हियर ही नहीं हुए, मैसिव बैकलॉग्स ऑफ द केसेस। जुडिशियल वैकेंसीज ऑल अक्रॉस द कंट्री एट ऑल लेवल्स बहुत ज्यादा है। तो ये ऑथर ने बताया कि ये चीज अनएक्सेप्टेबल है, और ये पैंडेमिक के समय कुछ ज्यादा ही हो गया। पैंडेमिक के समय मास बैकलॉग ऑफ द केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। वैकेंसीज एट ऑल लेवल्स, तुम्हारा सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए इस पैंडेमिक के समय, जब हम सोच रहे थे कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और थोड़ा इफिशिएंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और एक्सेसिबल टू ऑल हो जाएगा। अब उसकी मेन रीजन क्या है, जैसे कोविन पोर्टल के थ्रू है कि भैया डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है, और बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी का इशू है ये। देन उन्होंने बताया, चलो उन्होंने फिर वैक्सीन को लेकर ही उन्होंने बताया, वैक्सीन को लेकर उन्होंने बताया कि देखो, जब भी कोई वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए रोल आउट करी जाती है, मतलब सारे लोगों को दी जाती है, उससे पहले उसको कहीं प्रोसेस से निकलना पड़ता है, और उस प्रोसेस को हम ट्रायल पीरियड बोलते हैं। वैक्सीन ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, सुना होगा अपन ने। लेकिन जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी जो आई उसमें कोई ट्रायल्स नहीं हुए, उसमें हमने कोई कंसिडर ही नहीं किया। जब ट्रायल्स ही नहीं हुए तो हमें हमें पता ही नहीं लगा कि भैया इसमें क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी चीज को लेकर हमने हमारा ई कोर्ट्स का एक फेस था, और ई कोर्ट्स का फेस ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट हुआ, ये 2007 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी ज्यादा ये रैपिडली तरीके से वर्क करने लगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। तो ई कोर्ट्स का जो फेज 1 था वो 2007 में स्टार्ट हुआ था, और जब से फेज 1 स्टार्ट हुआ और जब से हम जुडिशियल परफॉर्मेंस देखें तो अभी सबसे ज्यादा खराब है। पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो है ऑल टाइम हाई पर है ड्यूरिंग दिस ईयर, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट। अच्छा, ये तो हम वो केसेस की बता रहे हैं जो केसेस फाइल हुए हैं, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस तो फाइल ही नहीं हुए, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं है इंडिया में। वही बताया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा जाए तो अराउंड 18.2% जो है पेंडेंसी बढ़ी है एक साल में, दिसंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक, अकॉर्डिंग टू द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। अच्छा, ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ये कोई एनजीओ नहीं है, इंडिपेंडेंट एनजीओ नहीं है, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और वहीं हाईकोर्ट्स की बात करें तो हाईकोर्ट्स में पेंडेंसी जो केसेस की इंक्रीज हुई है वो 20.4% हुई है फ्रॉम 2019 टू 2020। और ये उन मैटर्स की है जो मैटर्स फाइल हुए हैं, और कुछ मैटर्स, मतलब ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो फाइल ही नहीं हुए होंगे बिकॉज ऑफ दी तुम्हारा पैंडेमिक। अब ऑथर ने बताया कि भैया इस चीज का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, द वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उस चीज को बेसिकली ऑथर ने बताया। अब चलो, ऑथर ने बोला कि देखो पैंडेमिक के समय सब लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ही प्रॉब्लम में आई हो, ट्रबल में आई हो। सारे इंस्टीट्यूशन ट्रबल में आ गए, ठीक है। और हम अब सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर ऑफ दिस पैंडेमिक में है, क्योंकि पैंडेमिक 2020 में आया था, वी आर इन दी सेकंड ईयर ऑफ पैंडेमिक 2021।
सो उस बेसिस पे देखा जाए तो हमें स्टडी करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है क्रिमिनल केसेस में, उसमें हम ट्रायल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, है ना? ट्रायल को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम केसेस जो है वो इजीली रिजॉल्व नहीं हो रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कैसे हम डिजिटल एक्सेस दे सकते हैं बहुत सारे लोगों को, रिमोट एरियाज में डिजिटल एक्सेस आ सकता है। जो इंटरनेट अभी तक लिमिटेड है अर्बन यूजर्स के लिए, हम कैसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी बेसिकली इंटरनेट एक्सेस दे सकते हैं। लॉयर्स जो कि सेमी अर्बन एरिया और रूरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में है, हम उनको कैसे सिखा सकते हैं अबाउट द इंटरनेट के बारे में, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में वहां की जो लॉयर्स हैं, वहां के लॉयर्स को ज्यादा फेमिलियर नहीं है इंटरनेट के साथ, तो हम कैसे उनको फेमिलियर कराया जा सके विद द ऑनलाइन वर्किंग ऑफ द जुडिशरी, उस चीज को बताया गया। तो अब वही ऑथर ने बोला है कि जैसे अब ये पहला वे फॉरवर्ड बताया कि पहले तो ये करो, स्टडी करनी पड़ेगी और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्टडी करो, प्रॉब्लम्स निकालो, उस प्रॉब्लम्स के बाद दूसरा उन्होंने बताया वैकेंसीज। देखो, जैसे डॉक्टर्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते चैट बॉक्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, वैसे ही हम जजेस को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020, उसमें बताया गया कि हाई कोर्ट में 2018-19 में, मतलब 18 से 19 ईयर में, इस ईयर में, इस एक साल में 38% वैकेंसी थी। वहीं लोअर कोर्ट में 22% वैकेंसी थी एक ही पीरियड में, है ना? और वही चीज बताई गई कि अगर हाई कोर्ट में 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट हैं, 10 पोस्ट में से तो 4 पोस्ट वेकेंट रहती है हमेशा, 4 पोस्ट हमेशा वेकेंट रहती हैं, तो मतलब 40% ऑफ द वैकेंसी तो हमेशा दिख रही है। तो ये चीज ऑथर ने बताया। ओके, देन उन्होंने फिर आगे बताया कि देखो, ओपन कोर्ट जो है, ओपन कोर्ट एनी डे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए सबसे सुप्रीम, मतलब अगर ओपन कोर्ट हो तो डिलीवरी ऑफ जस्टिस सबसे परफेक्ट होगा। बट इस चीज को हम कैसे सुधार सकें इस पैंडेमिक के समय, इस ऑनलाइन के समय, कि ओपन कोर्ट हो जाए, तो हमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को, शॉर्टेज को सही करना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे एक्सेस टू ऑनलाइन हियरिंग जो कर्टेल हो रही है उस इश्यू को रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो चीज बताई गई। फिर लास्ट में लिखा गया कि जो अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट आया फेज 3 ऑफ द ई कोड प्रोजेक्ट का, जो कि स्टार्ट हुआ 2007 में, उसका फेज 3 अब स्टार्ट हो गया, तो उसका जो विजन डॉक्यूमेंट आया वो चाहता है कि जुडिशरी में जो डिजिटल डेप्रीविएशन है उसको हम एड्रेस करें। ठीक है, 2007 का अलग था, 2007 का जुडिशरी का परफॉर्मेंस जो है हम कैसे सही किया जाए, ठीक, वो बताया गया था। और फेज 3 जो है, फेज 3 बताता है कि जुडिशरी का जो डिजिटल डेप्रीविएशन है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकें, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अच्छा कर सकें और जुडिशरी को हम परफेक्ट जुडिशरी बना सकें। ये बेसिकली ऑथर ने बताया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, सो इट्स अबाउट द टाइम फॉर इंडस्ट्री 4.0। अच्छा, तो जब इंडस्ट्री 4.0 की हम बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 बेसिकली ये कॉइन जो टर्म है ना, ये हमने इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, ये बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट का है। जर्मन गवर्नमेंट ने 2011 में किया था, है ना? अब 4.0 का मतलब क्या था, इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है क्या? 4.0 की हम बात करें तो 4.0 का मतलब कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होनी चाहिए, साइबर फिजिकल सिस्टम्स होने चाहिए, ऑगमेंटेड रिटेल एंड वर्चुअल रियलिटी होनी चाहिए, डेटा एनालिसिस होना चाहिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी 4.0 से रिलेटेड है ना? अब ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि ये टेक्नोलॉजी मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर फिजिकल सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी, मतलब वीआर, वर्चुअल रियलिटी जानते होगे। सो ये सारी चीजें 4 है, इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड है ये सारी टेक्नोलॉजीज। और देखा जाए अगर हम इन टेक्नोलॉजीज की मदद लें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं, बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम बहुत अच्छा स्ट्रांग बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक की जो कॉस्ट है, जैसे कि सेंसर हो गया, ट्रांसमीटर्स हो गया, क्लाउड्स हो गए, तो इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, है ना? इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो हमें एडवांस एल्गोरिदम पे काम करना चाहिए, ये 4.0 बोलता है। एंड 4.0 इज अबाउट द इंटीग्रेटेड डेटा के बारे में बात करता है। अब देखा जाए तो 4.0 जो सिस्टम है जर्मन गवर्नमेंट ने कॉइन किया था, उसको हर कंट्री में अलग अलग नाम से बोला जाता है। जर्मनी में 4.0 बोलते हैं, तो वही बात अगर हम बात करें तो यूएस बोलता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, चाइना बोलता है मेड इन इंडिया 2025, और इंडिया बोलता है क्या, मेड इन इंडिया या डिजिटल इंडिया, है ना? तो इंडिया में भी ये
इशू, इंडिया में भी ये बेसिकली रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है, रिवॉल्यूशन लाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने इस पे इसका नाम भी दिया है, दैट इज डिजिटल इंडिया। चाइना भी नाम दे रहा है, लेकिन सबके अलग अलग नाम है, बट फंक्शन वही है, इंडस्ट्री 4.0 जैसा। अब ऑथर ने बताया कि ये देखा जाए तो इंडिया में अगर इंडस्ट्री 4.0 जो हम बात डिस्कस किए थे कि 4.0 में क्या क्या है, वो चीज लाने की जरूरत है, तो वो चीज लाने की जरूरत है किसमें? एमएसएमईज में। एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि एमएसएमई आर एक्सपेक्टेड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है एमएसएमई, क्योंकि इंडिया में 95% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो एमएसएमई है, और 95 इंडस्ट्रीज एमएसएमई जो है 45% ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट निकालते हैं, और 40% ऑफ द वर्क फोर्स को एम्प्लॉय देते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और अभी इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-2021, उस इकोनॉमिक सर्वे बताया गया कि इंडिया में अराउंड अभी 6 करोड़ एमएसएमई एम्प्लॉय हैं, जिस एमएसएमईज हैं, जिसमें से 11 करोड़ लोग जो हैं वो उन एमएसएमईज में काम करते हैं। सो एमएसएमईज का दिखाया जाए तो एमएसएमईज अराउंड 30% ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। सो देखा जाए तो इट्स हाफ ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट में भी है। तो ये एमएसएमई का है। तो एमएसएमई का देखा जाए तो एमएसएमई कैन बी द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये ऑथर का कहना है। और एमएसएमई भी हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि भैया उनकी सप्लाई चेन में डिसरप्शन ना आए, है ना, सीमलेस सप्लाई चेन होनी चाहिए। पैंडेमिक के समय बहुत सारा डिसरप्शन आया एमएसएमई, सब ज्यादा अगर इंपैक्ट पड़ा है किसी इंडस्ट्रीज पर तो वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा एडवांटेज, बहुत ज्यादा एफिशिएंट और एडवांटेजेस हो सकती हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। अब देखा जाए तो एमएसएमई के कुछ चैलेंजेस भी हैं, और वो चैलेंजेस जो हैं वो हम इंडस्ट्री 4.0 के थ्रू हटा सकते हैं। पहला उन्होंने बताया, देखो अब उन्होंने बोला कि देखो इंडस्ट्री 4.0 का देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं वो सोचते होंगे कि एमएसएमई में ये 4.0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4.0 अगर आ गया तो बहुत सारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो पोटेंशियल एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो डिमोलिश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री 4.0 जो है ना वो सिस्टम को इंप्रूव करेगा, वो डिमोलिश नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को इंप्रूव कर देगा। तो इसके लिए जो एमएसएमई के लोग हैं हमें उनको लिटरेसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अबाउट दी सेंसर के बारे में, वाईफाई नेटवर्क्स के बारे में, और उन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा उनके मील्स के साथ, उनके इंडस्ट्रीज के साथ, कि परफॉर्मेंस एनहेंस हो, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। सेकंड जो है कि कैसे 4.0 एमएसएमई के लिए बेनिफिट हो सकता है। सो एमएसएमईज की हम बात करें तो एमएसएमईज क्या है? अगर एमएसएमईज को देखा जाए तो हम मेजर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए एक पूरा सेट ऑफ एक्सपर्ट कंसल्टेंट होना चाहिए। तो वो चीज 4.0 कवर अप कर सकता है। अगर 4.0 अगर एमएसएमईज में आता है तो वी नीड अ प्रॉपर कंसल्टेंट, प्रॉपर एक्सपर्ट्स, प्रॉपर कंसल्टेंट्स, कि पता लगा जा सके फाइनेंशियल कंसिस्टेंट कि भैया कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो सेकंड ये है। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है तो चेंज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो हमें पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर लेके आना है, उनको सपोर्ट करना है, उनके वहां के लोगों को सपोर्ट करना है अगर नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं वो लोग। तो ये थर्ड है। ठीक है, अगर हम 4.0 अडॉप्ट करते हैं एमएसएमईज में। फोर्थ स्टेप जो हमें लेना है एमएसएमईज के लिए वो क्या है कि अगर देखा जाए तो फ्रेमवर्क एंड दी स्टेप दैट कैन असिस्ट एमएसएमई इन अडॉप्टिंग 4.0 टेक्नोलॉजी हैव बीन मिसिंग। मतलब हमारे पास कोई स्टेप्स नहीं है कि एमएसएमईज में कैसे इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट, एमएसएमई इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट कर ले। हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है, हमारे पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो वो फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये सारे फंक्शंस होने चाहिए। और फाइनली यही बताया गया कि एमएसएमई शुड डेवलप देयर ओन विजन, मतलब खुद को अपना विजन बनाना पड़ेगा। एमएसएमई से खुद अपना विजन बनाना पड़ेगा अबाउट द इंडस्ट्री 4.0 को लेकर। वो खुद आइडेंटिफाई करें, वो खुद अडॉप्ट करें टूल्स को, खुद आइडेंटिफाई करें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या लूपहोल्स हैं, उन लूपहोल्स को कवर अप किया जाए। देन लास्ट में ऑथर ने फिर यही लिखा है, ऑथर ने फिर लास्ट में यही बताया कि ट्रांसलेटिंग दी इंपेडिमेंट्स, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज में कैसे रिजॉल्व की जाए, और एमएसएमईज की इंपॉर्टेंस बताई गई कि जैसे अभी पैंडेमिक की हम बात करें तो पैंडेमिक में अराउंड अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिपेंडेंट था एमएसएमई के ऊपर। पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई के ऊपर डिपेंडेंट था। और वही बताया गया कि एमएसएमई की क्या इंपॉर्टेंस है।
तो भाई अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई थी, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया ने टॉप 50 कंट्रीज को ज्वाइन किया है फर्स्ट टाइम। ठीक है। सो देखा जाए तो अब एमएसएमई देखा जाए तो एमएसएमई किसमें वर्क करती हैं? प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फंक्शन कर सकती हैं, प्रैक्टिशनर में, एंटरप्रेन्योर्स में, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में, ट्रेड यूनियंस में, वेंचर कैपिटल्स, कंसल्टेंट्स, रिसर्च एजेंसीज। तो ये सारी जो चीज है ना, ये सारी अगर ये सारी चीज मिलके आ जाए, प्रॉपर सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिशनर्स, ये सारे लोग अगर मिलके आ जाएं, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे लोग अगर मिलके आ जाएं, तो 4.0 लाना एमएसएमईज में कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट सीजीआई सेड, सीजीआई ने बोला है जैसे सुप्रीम कोर्ट बर्डन है ना, वैसे ही सीबीआई भी बर्डन है, सीबीआई के ऊपर भी बर्डन, ओवर बर्डन है, ये एनवी रमन्ना ने बोला है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भैया ये केस सीबीआई को दे दो, ये केस सीबीआई को दे दो, बस सीबीआई खुद ओवर बर्डन है, ये कुछ सीजीआई ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो कल पंजाब ने वहां 35 रुपए बढ़ा दिए शुगर केन प्राइस में, तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेयर प्राइस बढ़ा दिया शुगर केन का। सो 5 रुपीज पर क्विंटल रेज कर दिया। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने मिनिमम प्राइस हाइक नहीं किया। अब जैसे होता क्या है, देखो, फार्मर है, फार्मर के साथ फार्मर ये है, फिर फार्मर के साथ कंपनी है, मतलब जो ऑब्वियसली बात है, शुगर केन तो बेच नहीं सकते डायरेक्टली कंज्यूमर को, तो भैया फार्मर्स शुगर केन देते हैं, वो इंडस्ट्रीज को देते हैं। अब इंडस्ट्रीज क्या करती है, शुगर प्रोड्यूस करती है, और इंडस्ट्रीज फिर कंज्यूमर को देती है, यही चलता है ना। अब फार्मर्स जो बेचते थे इंडस्ट्रीज को, उसमें जरूर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप 5 रुपए पर क्विंटल एक्स्ट्रा मिलेगा फार्मर्स को, ठीक है, इंडस्ट्री पैसा देगी। लेकिन अब यहां इंडस्ट्रीज को भी तो मिलना चाहिए, कंज्यूमर्स को महंगा महंगा दे, 5 रुपए महंगा दे, कवर अप कर पाए अपने इस अमाउंट को। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये प्राइस हाइक नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, अगर हम ये वाला प्राइस हाइक करते हैं तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा, और इसीलिए हम ये वाला प्राइस हाइक नहीं कर रहे। तो देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट पड़ने वाला है बिकॉज ऑफ द हाइक इन दी फेयर प्राइस ऑफ शुगर केन। ओके, चलो, तो अभी बाय दी जल शक्ति मिनिस्ट्री देखा जाए तो अभी कैंपेन चलेगा 100 डेज के लिए कि हम लोग 1 मिलियन सोक पिट्स बनाए। अब 1 मिलियन सोक पिट्स होते क्या? सोक पिट्स का देखा जाए तो इट्स अंडरग्राउंड इन अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वे में बनता है। रेक्टेंगुलर वे भी बन सकता है, सर्कुलर वे भी बन सकता है। तो अच्छा, ये साइड जो होता है ना, इसमें वो होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, और ये पूरा पूरा कनेक्टेड होता है आपके ग्रे वाटर से। अब ग्रे वाटर मतलब जैसे कि आप किचन में वाटर यूज कर सकते, किचन में जो वाटर यूज करते हो उसके बाद जो वाटर फ्लो होता है, और वॉशरूम में जो आप वाटर यूज करते हो, तो ये वाटर डायरेक्टली ये जो है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा सोक पिट से। सोक पिट्स में ये वाटर जाएगा। अब इस वाटर को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन सोक पिट्स क्या करते हैं? सोक पिट्स बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं अंडरग्राउंड वाटर की। कैसे? क्योंकि जो सही वाटर होता है, सोक पिट्स इनको सोक कर लेता है, मतलब अंडरग्राउंड सोक हो जाता है जो फ्रेश वाटर होता है, और जो गंदी चीज रहती है वो गंदी चीज बाहर आ जाती है और उसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो सोक पिट्स को देखा जाए, सोक पिट्स को बनाने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है ना। जिसे आपने सेफ्टी टैंक सुना होगा, मतलब टॉयलेट टैंक्स बोलते हैं उसको, है ना, टॉयलेट टैंक्स बोलते हैं। टॉयलेट टैंक से अच्छा आप सोक पिट्स बनाओ। अगर सोक पिट्स बनाते हो तो अंडरग्राउंड वाटर ऑब्वियसली बात इंक्रीज होगा, है ना, और बेनिफिट होगा फ्यूचर के लिए। मूविंग फर्दर, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमने लास्ट महीने या हमने जितने भी प्रीवियस हमने जो वीजा इश्यूज किए थे, उन वीजास को हम कैंसिल कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने डिसीजन क्यों लिया? गवर्नमेंट ने बोला, हुआ क्या, हम वीजा को कैंसिल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनका पासपोर्ट खो गया बिकॉज ऑफ दी तालिबान की वजह से, और भागे, और डिफरेंट अदर रीजन। और हम नहीं चाहते कि भाई कोई अफगान नेशनल जो है तालिबानी अफगान नेशनल बन के इंडिया में आया और टेररिस्ट एक्टिविटीज हो। इसी के चलते गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, देखा जाए। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि अफगान से एंटर नहीं कर सकते इंडिया में, बिल्कुल एंटर कर सकते हैं, बट उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा ई वीजास के लिए। सो दोज हु वांट टू अप्लाई दे कैन अप्लाई, है ना। मतलब अफगानिस्तान वालों को देख तो नहीं रहा होगा, बट या सो अगर इसको बताना है तो ये बता सकते हो कि यहाँ से आप ई वीजा के लिए अप्लाई करो और अफगानिस्तान से आप आ सकते हो। मूविंग फर्दर,
सो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइंस इशू करी है। उन्होंने बोला है कि इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब आप इंटर स्टेट ट्रेवल कर सकते हो। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट ट्रेवल से सेंटर इन द न्यू गाइडलाइंस, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री जो गाइडलाइन निकाली उन गाइडलाइंस में बताया गया कि भैया अब इंटर स्टेट ट्रेवल के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कर्व्स नहीं है। मूविंग फर्दर, सो वी डायरेक्टली मूव टू दी वर्ल्ड न्यूज। सो अगर हम वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो कमला हैरिस जो है वो वियतनाम पहुंची। कल हमने पढ़ा भी था कि कमला हैरिस अफगान इशू के होने के बावजूद भी वो एशिया के ट्रिप पे निकली हैं। तो सबसे पहले वो वियतनाम गई। तो वियतनाम इज अ कम्युनिस्ट नेशन, हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। वियतनाम गई और देखा जाए तो वियतनाम में वो डिले हो गई बिकॉज ऑफ दी हवाना सिंड्रोम। अच्छा, मेन हमारे लिए इसमें कमला हैरिस नहीं है, मेन है हवाना सिंड्रोम। ये व्हाट हवाना सिंड्रोम इज। अच्छा, हवाना सिंड्रोम की हम बात करें तो हवाना सिंड्रोम इज नोन एज मास साइकोजेनिक डिसीज या साइकोजेनिक इलनेस बोलते हैं, मास साइकोजेनिक इलनेस। ठीक है, साइकोजेनिक इलनेस। अच्छा, साइकोजेनिक इलनेस है क्या? देखा जाए तो ये ये अच्छा, हवाना सिंड्रोम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अमेरिकन गए थे, कुछ अमेरिकन डिप्लोमेट्स गए थे 2016 में क्यूबा। 2016 में क्यूबा गए थे और कोई टेम्परेचर, कोई इंवायरमेंट, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं आया और तब भी बहुत सारे अमेरिकन जो थे उनको इन्फेक्शन होने लगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत सारी उन लोगों को एलर्जीज होने लगी, तो मतलब बीमार पड़ गए थे वो लोग। इसी के चलते अमेरिकन ने एलिगेशन लगाया था क्यूबा के ऊपर कि भैया आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ किया है और परेशान। तो क्यूबा ने मना किया कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यूबन ने तो मना किया, क्यूबन अथॉरिटी से मना कर दिया हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वहीं से हवाना सिंड्रोम अराइज हो गया। अब हवाना सिंड्रोम होता क्या? हवाना सिंड्रोम इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे आप मशीन्स को टारगेट करते हो ना, वैसे आप ह्यूमन बींग्स को भी टारगेट करोगे। आप लेजर होती है, मतलब टेक्नोलॉजी है, लेजर होती है। आप लेजर के थ्रू विदाउट पेनिट्रेटिंग इनटू ह्यूमन बींग बॉडी आप उनको इन्फेक्ट कर सकते हो। मतलब लेजर डाली और आप इन्फेक्ट हो गए कुछ किसी भी तरीके से। आपको एलर्जी हो सकती है, आपको फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको बीमार पड़ सकते हो, फीवर हो सकता है, मर भी सकते हो। तो इट्स अ एनामोलस हेल्थ इंसिडेंट बोल सकते हो। ओके, तो हवाना सिंड्रोम के बारे में पढ़ना, और इसका रियल में बेसिकली नाम जो है मास साइकोजेनिक इलनेस है। या सो जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज काउंटर पार्ट जो है उनके, मतलब चाइनीज के जो प्रीमियर है जी जिनपिंग, तो जी जिनपिंग और दोनों ने कल बात करी और इस बात पे एग्री किए कि भैया हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, रशिया और चाइना साथ में मिलकर काम करेगा अबाउट दी कॉमन थ्रेट को लेकर। थ्रेट्स मतलब कॉमन थ्रेट जैसे अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं, अफगानिस्तान से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होगा और ड्रग ट्रैफिकिंग को हम काम करेंगे, उसके साथ साथ टेररिज्म को भी हम कॉम्बैट करने वाले हैं इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। ओके, सो दिस इज द ओनली न्यूज फ्रॉम दी वर्ल्ड। इंटरनेशनल न्यूज बात की जाए तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे क्योंकि आज इकोनॉमिक न्यूज और स्पोर्ट्स न्यूज में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।